नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आई इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, लोकसभा चुनाव चल रहा है और इसको ध्यान में रखते हुए चुनावी दंगल के आज के इस कार्यक्रम में हम एक बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। और यह अहम मुद्दा यह है कि कभी आपने ये सोचा है कि ईवीएम मशीन जो होता है, इस पर कैसे तय होता है कि पहले नंबर पर किस उम्मीदवार और पार्टी का नाम लिखा होगा, इस मशीन के दूसरे नंबर पर किस उम्मीदवार और पार्टी का नाम लिखा होगा, तीसरे नंबर पे ये जो क्रम तय होता है, ये जो सिस्टम पूरा तैयार किया जाता है ईवीएम मशीन पर, ये कैसे तैयार होता है? क्या चुनाव आयोग अपने ढंग से कर देती है या इसमें यह देखा जाता है कि जो दल सत्ता में है, यानी कि मान लीजिए अभी केंद्र का अगर मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो लोकसभा चुनाव में केंद्र में सरकार में कौन है? बीजेपी। तो क्या चुनाव आयोग ऐसा देखती है कि जो पार्टी जो है वह सरकार में बनी हुई है तो उसके उम्मीदवार का नाम सबसे पहले लिख दिया जाए, या और कुछ इसकी व्यवस्था है? ठीक है, इन सब चीजों को हम विस्तार से देखने वाले हैं। उससे पहले आप ये सोचिए, एक आम जनता होने के नाते आपको ये समझना चाहिए कि आपने अपने आसपास के कुछ लोगों से इस विषय पर बात किया है कि वो वोटिंग करने जाएंगे तो वह क्या चीजें देखेंगे इस मशीन पर और किस हिसाब से वोटिंग करेंगे। देखिए, मेरे यहाँ जो एक कुक आती है जो खाना पकाने के लिए, मैंने उनसे बात किया कि आप जब जाएंगे वोटिंग करने के लिए तो आप क्या देखेंगे, क्या देख करके वहां वोट करेंगे। उन्होंने कहा कि सर मुझे ज्यादा नहीं पता है, जो भी पहले नंबर पे होगा मैं मशीन पे जाऊंगी और जो भी पहले नंबर पे होगा मैं उस पर क्लिक कर दूंगी। अब जरा आपको सोचना है कि यह निश्चित तौर पर यह हुआ कि आप अपने चीजों के लिए जागरूक नहीं हैं। और अगर मान लीजिए एक लोकसभा क्षेत्र में 17 लाख मतदाता हैं और 17 लाख में केवल मान लेते हैं 1 लाख मतदाता इस तरह से तय करते हैं कि जो भी पार्टी पहले नंबर पे होगी, मुझे नहीं पता कि वो बीजेपी का होगा, कांग्रेस का होगा, आम आदमी पार्टी का होगा, चुनाव चिन्ह क्या होगा, कैंडिडेट का नाम क्या होगा, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हम जाएंगे और पहले नंबर पे जो पार्टी है उसके नाम पे क्लिक कर देंगे। और ऐसे मतदाता जो है 1 लाख भी हो गए तो आप समझ रहे हैं कि क्या होगा। उस सीट पर समझ सकते हैं कि चुनाव का जो है परिणाम कुछ अलग तरह का आ सकता है। संभव है कि यह जो है पहले नंबर पे वह 50,000 से ही जीते, केवल 50,000 के मार्जिन लेकर के जीते, और इसमें निर्णायक भूमिका फिर इन मतदाताओं की हो जाएगी। ठीक है, तो निश्चित तौर पर यह जद्दोजहद तो रहता होगा पार्टियों के बीच कि पहले नंबर पर मेरा नाम हो जाए, दूसरे नंबर पर मेरा नाम हो जाए, ऊपर से मेरा नाम आए। ठीक है, क्योंकि नीचे किसी का नाम नहीं जा सकता है। नीचे किसी पार्टी का नाम क्यों नहीं जा सकता, उस पर अभी मैं बात करूंगा। जैसे कि मैंने कहा ना कि पहले नंबर पर किसी का नाम जा सकता है, उसके लिए कुछ प्रोसेस है, लेकिन आखिरी नंबर किसका होगा इसके लिए अलग तरह की व्यवस्था है। कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि अच्छा देखिए, ये भी तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने यह डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा कक्ष में, उस कमरे में, और मशीन जहां रखा होगा मुझे कुछ आइडिया है नहीं, पहले नंबर पे जो आएगा उस पर मैं क्लिक कर दिया। कुछ लोग यह भी तो सोचते होंगे कि आखिरी नंबर पे जो आएगा मैं उसे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि जब रिजल्ट निकलता है तो कुछ लोग ऊपर से टॉप करते हैं, कुछ लोग नीचे से भी टॉप करते हैं। ठीक है, इस तरह का आपने कॉमेडी और रील्स वगैरह देखा होगा, तो बहुत लोग यही डिसाइड करते होंगे जो नीचे से आएगा उस पर क्लिक कर देंगे। तो नीचे से किसी पार्टी को नहीं दिया जाता है, सबसे नीचे का जो पायदान होता है उस पर कोई पार्टी नहीं होती है, उसके लिए अलग तरह की चुनाव आयोग ने व्यवस्था कर रखा है, उस पर हम बात कर लेंगे। तो पहली चीजें तो आप ये समझ गए कि किस तरह से हम चीजों को बात करने वाले हैं, आज का मुद्दा क्या है, और निश्चित तौर पर यह प्रश्न जो है वह जायज होना चाहिए, हम सभी को यह जानकारी में होना चाहिए। आप एक काम कीजिएगा ना, आप ये लेक्चर मेरा पूरा देख लीजिए, ठीक है, आपको तो समझ में आ जाएगा ये बातें कि किस तरह से हुआ। उसके बाद कुछ नहीं करना है, मोबाइल रखना है साइड में और अपने आसपास के लोगों से बस पूछना है कि भैया ये बताओ कि ये जो ईवीएम पर नाम तय होता है, ये बताओ कि ये तय होता कैसे है। अरे लोगों को तो छोड़ दीजिए, आप पार्टी के नेताओं से पूछ लीजिएगा, कार्यकर्ता जो सजग कार्यकर्ता, जागरूक कार्यकर्ता है, जो कैंडिडेट हैं, उनसे पूछ के देखिएगा कि ईवीएम पर आपका नाम कैसे चौथे नंबर पे आ गया और किसी का नाम पहले नंबर पे क्यों आ गया, वह भी सही से जवाब नहीं दे पाएंगे। और यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप गलत लोगों को गलत जगह पर वोटिंग कर पाएंगे। और बहुत लोग ऐसा कर लेते हैं और फिर जो होता है इलेक्शन के रिजल्ट में बहुत हेरा फेरी देखने को मिलता है, और बहुत सारे लोग फिर कहते हैं ये साइलेंट वोटर थे। बहुत सारे लोग उस साइलेंट वोटर में ऐसे होते हैं जिनको सही जानकारी ही नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या बातें कहा गया है।
देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है ईवीएम, उस पर जो क्रम तय किया जाता है, दरअसल इसके लिए कुछ व्यवस्था किया गया है। इसमें चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार होते हैं उनके सूची का क्रम जो तैयार किया जाता है वह पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत पहले से ही डिसाइड है। अब ये कैसे डिसाइड है? एक तरह की व्यवस्था बनी हुई है और इस तरह की व्यवस्था के लिए इसी पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की सेक्शन 38 इसको लेकर के विस्तार से चर्चा करता है। अब सेक्शन 8 क्या कहता है उम्मीदवारों के क्रम को लेकर के, ये समझ लीजिए। मैंने एक लेक्चर आपको लिया था इसमें चुनावी दंगल के कार्यक्रम में, जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा। मैंने आपको बताया था कि पार्टी कैसे बनती है, ठीक है, कि कैसे आपको भी यदि अपनी पार्टी बना करके लोकसभा चुनाव लड़ना है तो किस तरह से आप अपनी पार्टी बना सकते हैं। उसी में मैंने आपको बताया था कि पार्टियों का प्रकार होता है। कुछ पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी होती है, कुछ पार्टी जो होती है वो पंजीकृत मान्यता प्राप्त, वहीं कुछ पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त, और फिर निर्दलीय उम्मीदवार भी होते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जैसे कि इस बार देख लीजिए पवन सिंह लड़ रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, ठीक है। तो ये सब चीजें होता है। अब देखिए, इसमें फायदा उनको हो जाता है जो राष्ट्रीय पार्टी होती है। अब राष्ट्रीय पार्टी निश्चित तौर पर बनने के लिए भी तो बहुत मेहनत करना पड़ता है किसी पार्टी को। मैंने बताया था कि कोई पार्टी किस तरह से राष्ट्रीय पार्टी बनती है। तो राष्ट्रीय पार्टी कोई बन गई है अगर मान लेते हैं, तो निश्चित तौर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी जो होगा उसका क्रम जो है वह नंबर 1 पर आ जाएगा। ये जो मशीन है ना, इस मशीन में राष्ट्रीय पार्टी का क्रम जो है वह 1 पर आ जाएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी चीजें बता दूंगा। उसके बाद जो आता है, तो पहली नंबर पे राष्ट्रीय पार्टी, दूसरी नंबर पे पंजीकृत मान्यता प्राप्त पार्टी जो हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्षेत्रीय पार्टी भी आ जाता है या राज्य स्तरीय पार्टी जो है वह भी आ जाता है। उसके अलावा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां जो होती है यह भी आएगा। और फिर निर्दलीय उम्मीदवार, अन्य उम्मीदवार में आप निर्दलीय को रख सकते हैं जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, किसी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया लेकिन वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, जनता के बीच आना चाहते थे, वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ गए। और सबसे अंत में नोटा होता है, नन ऑफ द एबव। अब यहां तस्वीरों के माध्यम से कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत आराम से आप इन चीजों को समझ जाएंगे और बहुत दिलचस्प ये चीजें हैं, हमें जानना चाहिए जनता के रूप में, इन सब चीजों को समझना चाहिए। अब क्या है, सबसे पहले देखिए ये 3 चीजें आपको दिख रहा है ना। तो चुनावी प्रक्रिया जो होता है, अब जैसे बहुत सारे लोग तो 18 साल के हो गए हैं, तो जो 18 साल के हो गए हैं इस बार वो तो जाकर के मतदान करेंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो अभी 18 साल के नहीं हुए हैं, लेकिन उनमें बड़ी दिलचस्पी होगा कि चीजों को समझे कि कैसे ये इलेक्शन होता है, हमारे देश का ये जो महान लोकतंत्र है ये कैसे आगे बढ़ रहा है, इसकी प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये 3 चीजें आपको दिख रहा है, इस 3 चीजों में का कुछ ना कुछ नाम है। इसका जो नाम है वह है ईवीएम। ईवीएम का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सिंपल सा है, समझिए, वोट डालने के लिए एक मशीन है और वह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था से चलता है। आसान भाषा में आपको बस इतना समझना है, पहले मैं ये समझा चुका हूं इसकी जटिलता को। तो यहां पर ये ईवीएम हो गया। इसके बाद ये होता है वीवीपैट होता है। वीवीपैट का सीधा सा मतलब समझिए कि यह जो वोट डालते हैं ना, तो यह मिलान कर देता है कि आपने किस कैंडिडेट को वोट डाला था। यहां पर एक पर्ची आपको दिखेगा, उस पर्ची में उस व्यक्ति का नाम दिखेगा और उसका चुनाव चिन्ह दिखेगा, और यह शीशे के अंदर होता है, ग्लास के अंदर होता है, आप निकाल नहीं सकते पर्ची को, ठीक है। तो ये 7 सेकंड तक ही यहां पर रहता है और 7 सेकंड तक आप मिलान कर सकते हैं, फिर जाकर के एक बॉक्स में यह गिर जाता है और जो वहां के रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वही उस पर्ची को निकाल सकते हैं। इस पर्ची को रखा जाता है सहेज कर कि बाद में कोई विवाद होता है, कोई उम्मीदवार कहता है कि नहीं हमने वोट यहां पर मेरे मतलब कैंडिडेट को ज्यादा पड़ा था और दूसरे पर चला गया, इस तरह के विवाद आजकल तो हो ही रहे हैं ईवीएम मशीन को लेकर के, तो फिर पर्ची से मिलान कर लिया जाता है कि देखिए अब व्यक्ति ने आपको वोट दिया है तो यहां पर्ची पे आपका वोट है। ये मिलान करके विवाद को समाधान करने के लिए रखा जाता है। आप कहेंगे ये क्या है जनाब, ये दोनों तो समझ में आ गया, ये है कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है, ये एक अलग तरह की व्यवस्था हो गया। देखिए ये कंट्रोल यूनिट जो है ना, यह रिटर्निंग ऑफिसर के पास रखा होता है, यह आपको नहीं मिलेगा, आपको इसके साथ कुछ नहीं करना है, आपका इससे कोई काम नहीं है, यह रिटर्निंग ऑफिसर के पास रखा होता है, ठीक है। उसके अब इसका काम ही देखिए, नाम ही है कंट्रोल यूनिट। तो एक यूनिट जिससे चीजों को कंट्रोल किया जाएगा। अब कंट्रोल किया जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि रिटर्निंग ऑफिसर छेड़छाड़ कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जो सिस्टमैटिक वे से, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से डिजाइन किया गया है, सिस्टमैटिक वे से यहां पर प्रोग्रामिंग किया गया, वो सारे चीजें मशीनों पे चले। कुछ खराब वगैरह होता है तो इसके माध्यम से फिर रिटर्निंग ऑफिसर ठीक करने का प्रयास करेगा। तो यहां पर ये चीजें आपको समझ में आ गया। और ये तीनों चीजें जो होता है वह
केबल से जुड़ा हुआ होता है, एक तार रहता है, वायर रहता है, उससे जुड़ा हुआ होता है। ये पूरा प्रोसेस हो गया। इतना मामला समझ में आ गया। अब चलते हैं यहां पर, देखिए अब ये ईवीएम मशीन पे हम आ गए, इसकी तस्वीर देख रहे हैं। ये जो ईवीएम मशीन है, यहां पर देखिए मैंने पहले क्या कहा था कि आपको यहां पर दिख रहा होगा ना, ये 1 2 3 4 5 इस तरह से चीजें दिख रही होगी। तो मैंने आपसे कहा था कि यहां पर जो होगा सबसे पहले राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार का नाम होगा। अब देखिए यहां पर कोई कैंडिडेट है नंबर 1 पे, और यहां पर कमल का फूल है, ठीक है, खिलता हुआ कमल का फूल है। तो कमल का फूल किसका प्रतीक है, चिन्ह किसका है, चुनाव चिन्ह बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, जिस पार्टी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबंध है, ठीक है, और जो कि केंद्र की सत्ता में भी है भी। तो राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी। तो देखिए पहले नंबर पे किसका है, राष्ट्रीय पार्टी का, ठीक है। और यहां पर देखिए नाम भी उसी कैंडिडेट का लिखा होगा। इसमें और कुछ चीजें हैं, बताऊंगा अभी, धीरे धीरे समझिए। उसके बाद यहां पर देखिए वहां आगे और जो आएगा ये टीएमसी का हो गया, उस राज्य की जो पार्टी रही होगी उसका यहां पर रखा गया है, यानी कि वहां उस सीट पर एक ही राष्ट्रीय पार्टी है तो राष्ट्रीय पार्टी। उसके बाद जो क्षेत्रीय पार्टी है टीएमसी, तो वह आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर हसिया हथौड़ा का है, तो उसके अलावा टॉर्च, तो बहुत सारे पार्टी का इस हिसाब से निर्दलीय वगैरह का यहां पर आएगा। एक मामला समझ में आ गया यहां पर चीजें, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो चीजें तय हो रही है, इस तस्वीर को देखिए, यहां पर देखिए नाम कैसे तय होगा। नाम को देखने के लिए सबसे पहले एक चीज देखा जाता है, वह है कि अल्फाबेट। पहली चीज तो पार्टी देख लिया, राष्ट्रीय पार्टी। अब मान लीजिए राष्ट्रीय पार्टी तो बीजेपी भी है, और राष्ट्रीय पार्टी तो कांग्रेस भी है, राष्ट्रीय पार्टी तो आम आदमी पार्टी भी है, और राष्ट्रीय पार्टी तो सीपीआईएम भी है, ठीक है। राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी भी है, एक और है। तो देश में अभी 6 राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। ये हमने एक लेक्चर लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब यहां पर समझ लीजिए कि कैसे तय होगा। आप कहेंगे कि जी बीजेपी भी राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी, तो बीजेपी वाले जो समर्थक क्यों कहेंगे मेरा नाम पहले पे डालो, कांग्रेस वाले कहेंगे नहीं मेरा नाम पहले पे डालो, है ऐसा हो सकता है ना। लेकिन यहां पर सोचना है एक बात, देखिए उनका नाम पहले जाएगा जिसका नाम अल्फाबेट के हिसाब से होगा, ठीक है। अल्फाबेट के हिसाब से ये चीजें तय होगा, यानी कि वर्ण देखा जाएगा, वर्ण के क्रम के हिसाब से। पहली चीज जो देखा गया वह पार्टी की देखा गया, दूसरा अल्फाबेट देखा गया। अब मान लीजिए यहां पर जो कैंडिडेट है इस लोकसभा क्षेत्र पे जो कैंडिडेट होने वाला है, देखिए तो यहां पर कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी, ये हाथी जो है वह बीएसपी का चुनाव चिन्ह है, साइकिल जो हो गया वह एसपी का है, और बाकी अन्य पार्टियां यहां पर अन्य उम्मीदवार हैं। और अंत में मैंने कहा था कि अंत वाले सीट किसी को नहीं मिलता, लास्ट वाला, तो वह नोटा का होता है। नोटा, NOTA, नन ऑफ द एवब। ये गुलाबी रंग का भी होता है, पिंक कलर का सबसे नीचे में दिया जाता है कि कोई उम्मीदवार ऊपर का आपको पसंद नहीं आ रहा है तब मतदान जरूर कीजिए, लोकतंत्र में सहभागिता लीजिए, लेकिन किसी को भी मत डालिए, आप नोटा को डाल दीजिए ताकि हम समझ जाएं कि आप किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यह मसला है। अब यहां पर आ गए हम फिर से कि कांग्रेस बीजेपी ये सभी जो है ये तीनों देखिए यहां पर राष्ट्रीय पार्टी है। तो कैसे तय हुआ कि कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम सबसे ऊपर हो गया और कमल फूल के उम्मीदवार यानी कि बीजेपी का दूसरे नंबर पे, बीएसपी का तीसरे नंबर पे। तो पार्टी तीनों राष्ट्रीय। अब यहां पर देखा जाएगा कैंडिडेट का नाम, यानी कि अगर ए से किसी का नाम पहले आया है तो वह पहले नंबर पे चला जाएगा। यहां पर देखिए ये जो है जो भी नाम है, लेकिन इतना कंफर्म हो रहा है कि यह ए से है, तो यानी कि यह पहले नंबर पे आ गया। और ए के बाद देखिए दूसरा नाम भी दिलचस्प है कि ए से ही है, तो ए के बाद दूसरा अल्फाबेट देखा जाएगा कि वह पहले आ रहा है कि नहीं। दोनों मिल गया, मान लीजिए अर्पित किसी का नाम है और आरव किसी का नाम है, तो अब देखिए यहां पर पहला लेटर भी मिल गया, दूसरा भी मिल गया, यहां पर ये दोनों मिलता हुआ नजर आता है, कॉमन हो गया। तो फिर आगे से तय होगा, ये ए फिर आ गया अल्फाबेट, तो ये आगे आया, नंबर 1 पे आ गया, तो यही आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मिलान किया जाएगा, जैसे एग्जाम वगैरह में भी कई बार आप देखेंगे सीट का ऐसे अलॉटमेंट होता है, तो ठीक ऐसा ही होता। तो राष्ट्रीय पार्टी तीनों, उसमें देखा कि जिसका अल्फाबेट पहले आ रहा है उसका दे दिया, ठीक है। उसके बाद जिसका जिस तरह से आ रहा है, फिर पंजीकृत मान्यता प्राप्त पार्टियां आ गई, क्षेत्रीय पार्टी वगैरह,
उसी में पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टी आ गया, निर्दलीय उम्मीदवार का नीचे से दे दिया गया, उसके बाद जो है नोटा को दे दिया गया। तो ये मामला तो समझ में आ गया। अब कहेंगे कि नाम लिखने का क्या तरीका होना चाहिए। नाम हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश में लिखा जाना चाहिए, उर्दू में लिखा जाना चाहिए, या तमिल में हो, तेलुगु में हो, मलयालम में हो, कैसे नाम लिखा जाए। तो देखिए इसके लिए भी व्यवस्था किया गया। चुनाव आयोग यह चाहती है कि किसी भी कैंडिडेट के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, सभी को इक्वल फील्ड दिया जाए, और खास करके इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मतदाता जो होने वाले हैं, जो मत करने के लिए व्यक्ति आने वाले हैं, देखिए पहले से ही सोच विचार करके रखा गया है। इसमें से बहुत सारे लोग हमारे देश में हैं जो कि साक्षर नहीं है, और साक्षर हैं तो डिजिटल साक्षर नहीं है, समझ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से हो रहा है, पहले बैलेट पेपर से होता था। तो ये चीजें भी समझना है। तो चुनाव आयोग सोच करके रखती है कि जितने आसानी तरीके से मतदाता को चीजें समझाया जा सके, ताकि अधिक से अधिक लोग सही तरीके से अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मत दे सके। तो यहां पर क्या कर दिया गया कि अगर मान लीजिए किसी राज्य में, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु, तमिलनाडु में की भाषा क्या है, वहां की तमिल, ठीक है, वहां की क्षेत्रीय भाषा जो है तमिल। तो अगर मान लीजिए तमिलनाडु में चुनाव होना है तो दो तीन बातों का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। एक बात का ध्यान रखा जाएगा कि जिस भी कैंडिडेट का नाम होगा, देखिए यहां पर नाम लिखा गया है, तो एक तो हिंदी में लिखा दिख रहा है, इंग्लिश में लिखा दिख रहा है, उर्दू में लिखा दिख रहा है, ठीक है। अगर तमिलनाडु में होता है तो तमिल में भी आपको लिखा हुआ यहां दिखेगा, यानी कि कई भाषा में नाम लिख दिया जाता है। देखा जाता है कि उस क्षेत्र में कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है, वहां की जो राजकीय भाषा है, जिस भाषा में कामकाज होता है, सरकारी कामकाज, जैसे कि बंगाल में तो बंगाली भाषा रख दिया जाएगा, जैसे कि यूपी में, बिहार में अगर लिखा जाए, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो यहां पर कामकाज जो है हिंदी में हो जाता है, तो हिंदी में नाम रख दिया जाएगा, इंग्लिश में भी रखा जा सकता है, ठीक है। कहीं पर मान लीजिए जैसे जम्मू और कश्मीर में, जैसे श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र पे अभी चुनाव हो गया चौथे चरण में, तो वहां जो नाम रखा गया होगा वह उर्दू में भी रखा गया होगा। चलिए मेट्रो सिटी आपके मन में आए कि सर दिल्ली में आप बात बता दीजिए मुझे, तमिलनाडु का तो आपने बता दिया, आप मुझे दिल्ली का बताइए। दिल्ली एक ऐसी जगह है, मुंबई एक ऐसी जगह है, चेन्नई एक ऐसी जगह है, कोलकाता एक ऐसी जगह है, बेंगलुरु एक ऐसी जगह है जहां पर तो विभिन्न शहरों और राज्यों के लोग जाते हैं। दिल्ली में तमिलनाडु के लोग भी हैं, कर्नाटक के लोग भी हैं, दिल्ली में जो है उड़ीसा के रहने वाले लोग भी हैं, दिल्ली में बिहार और पंजाब के रहने वाले लोग भी हैं। फिर कैसे तय होगा? तो यहां पर क्या कर दिया जाता है कि देखिए यहां पर कई तरीका अपना लिया जाएगा कि नाम को जो है इंग्लिश में कर दिया जाएगा, एक दूसरा हिंदी में कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि अगर हिंदी में बहुत सारे लोग जानते हैं, नहीं तो इंग्लिश में नाम जान ही जाएंगे, और जो भाषा मान लीजिए वहां अधिक बोली जाती है, जैसे दिल्ली को लेकर देख लेते हैं, कोई क्षेत्र है तो वहां पर पंजाबी किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि पंजाबी यहाँ के लोगों का मतलब दिल्ली में बहुत सारे पंजाब के लोग हैं, ठीक है, तो यहां पर होगा। और हिंदी अगर है तो जो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोग सब हैं तो ये हिंदी में कर लेंगे। बाकी साउथ वगैरह के लोग जो हैं या बंगाल वगैरह के लोग हैं ये सब इंग्लिश देख कर लेंगे। यानी कि पूरी कोशिश की जाती है कि आप चीजों को समझ सके। तो ये मामला आपको पूरा समझ में आ गया, नाम कैसे तय होता है ये आप अब अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और सबसे नीचे जो है नोटा और नोटा से ठीक ऊपर उस जगह के निर्दलीय उम्मीदवार हैं तो उनके नाम होंगे। अब एक प्रश्न और, आप ये मन में जिज्ञासा बनता होगा कि सर ये जो ईवीएम वाला है ये मशीन, इस मशीन पे कितने लोगों का नाम हो सकता है, जरा मुझे आप ये बता दीजिए। देखिए इस मशीन पर मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 64 नेम्स हो सकते हैं, 64 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं, इससे अधिक नाम नहीं होगा। आप कहेंगे नहीं ये आप ये कैसे कह रहे हैं, मैं फलाने लोकसभा क्षेत्र से आता हूं और हमारे यहां जो इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो उम्मीदवार सब खड़े हैं मैदान में, तो यहां पर संख्या 70 पहुंच गया है। देखिए हो सकता है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर क्षेत्र से इस बार जो उम्मीदवार लड़े थे उनकी वैध संख्या 29 था। हाँ ये सही बात है और ये अच्छी बात है कि अधिक से अधिक लोग जो है लोकतंत्र में आगे आ रहे हैं। और ये 29 तब था 2019 में वहां पर 12 ही था, लेकिन 2024 में श्रीनगर क्षेत्र से 29 उम्मीदवार आ गए हैं। और ये 29 तब था जब कुछ उम्मीदवार का नाम कैंसिल हो गया, खारिज हो गया, यानी कि 39 लोगों ने नामांकन किया था, 39 लोगों ने, और 10 का यहां लगभग जो है यहां पर आप कह सकते हैं कि उनका मामला जो खारिज हो गया। कुछ लोग जो है वहां पर नाम वापस ले लिए और उनका कुछ का खारिज हो गया, कुछ कमियां मिली। तो अब यहां पर देखते हैं कश्मीर जैसे क्षेत्र में, श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र पे 29, बाकी जगह ज्यादा हो सकता है, 70 हो गया कहीं पर आप कहेंगे, तो फिर कैसे होगा? देखिए
64 ही मैक्सिमम हो सकता है। यदि, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि इससे ज्यादा हो जाए, नहीं ही होता है, लेकिन यदि ऐसा हो गया तो चुनाव आयोग वहां पर बैलेट पेपर से मतदान करा सकती है, यह सोचा जा सकता है। ठीक है, अब ये 64 जो होगा तो इसको आप क्या कर दीजिए, यूनिट वाइज डिवाइड कीजिए। मतलब एक मशीन पर 16 होता है तो इस तरह के 4 यूनिट होते हैं। ये जो मैंने दिखाया ना, ये कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट जो है वह जो है 4 मशीन को कंट्रोल कर सकता है। कितने मशीन को कंट्रोल कर सकता है? 4 मशीन को। यहां पर देखिए, ये 4 मशीन को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, और इस तरह के 4 ऐसे तो 4 हो गए, तो यहां पर, और ये एक में 16 होता है। एक मशीन पे, जैसे ये एक मशीन है ना, इस पे 16 उम्मीदवार के नाम लिखे होंगे, तो एक पे 16 हो गया और 4 हो गया तो 64 हो गया ना। यानी कि टोटल देखिए 1 2 इस तरह से, जैसे एक ही कंट्रोल यूनिट हो गया, 2 मशीन लगा हुआ है, ज्यादा नाम हो गया तो 2 मशीन और लग जाएगा। जैसे यहाँ एक लगा हुआ है तो 1 2 3 एक और लग जाए 4, तो एक कंट्रोल यूनिट 4 मशीन को ही हैंडल कर सकती है। और एक मशीन पर 16 उम्मीदवार, तो एक पूरा अगर बना दीजिए सीरीज तो कितना हो गया, 65 मेंबर्स हो गए। तो इतना ही किया जा सकता है। ये मामला समझ में आ गया। इससे अधिक यदि होता है तो फिर बैलेट पेपर से हो जाएगा, या फिर और तरीका अपनाया जाए, बूथ की संख्या डिवाइड वगैरह किया जा सकता है। यह सब देखिए, यहां पर भी अलग अलग भाषा में, हिंदी और इंग्लिश में नाम दिया गया है। तो कुल मिलाकर के आप इस लेक्चर में 2 बात समझ गए। एक बात तो समझ गए कि मशीन पर किस तरह से नेम तय किया जाता है, किस पार्टी का, पार्टी अगर राष्ट्रीय पार्टी हो तो फिर उम्मीदवार का कैसे नाम होता है, भाषा क्या रखा जाता है, यह समझ गए। और आप यह भी समझ गए कि ईवीएम पर मैक्सिमम कितने कैंडिडेट का नाम लिखा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो हम जिस मुद्दे पर बात किए हैं वह आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। एक जागरूक नागरिक के लिए, एक आम शहरी के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह लोकतंत्र के जो छोटे छोटे पहलुओं भी होते हैं ना, उसको लेकर के उसे जानकारी हो, ताकि वह सही जानकारी प्राप्त करके अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मत कर सके। आपके पसंदीदा उम्मीदवार कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी पार्टी से हो सकता है, या आप तय करेंगे, लेकिन सही जानकारी तो जरूर होना चाहिए। चुनाव आयोग भी यही कोशिश करती है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये जो जानकारी मैंने आपको दिया है, क्या आप इससे पहले इन बातों को जानते थे? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कोई और मुद्दा हो जिसको आप जानना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, 2 मिनट लगेगा, कमेंट बॉक्स में जाइए, मुद्दा लिख दीजिए कि सर इस पर एक लेक्चर ले लीजिए। मैं आकर के देखूंगा कमेंट आपका और जरूर उस पर एक लेक्चर ले लूंगा। तो आज इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।